को देखते हुए तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार के लोग और तमाम प्रकार के बहुरूपीय चुनाव मैदान में। ठीक है, चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। अभी मैं चुनाव पे कोई बात नहीं करूंगा। मैं आप लोगों से बात करूंगा रेल कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर। आज 7वां वेतन आयोग 9 साल होने जा रहा है। 1 साल और बचा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या रेल का कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग में तय किए गए वेतन में अगले 10 सालों तक अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकता है क्या? बोलिए, नहीं कर सकता। भारत सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा के प्रश्नोत्तरी के जवाब में एक सांसद ने जब पूछा राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान कि सरकार का 7वां वेतन आयोग हटा करके 8वें वेतन आयोग के गठन की बारे में क्या विचार है सरकार के, तो भारत सरकार ने जवाब दिया है। आपके जो कार्मिक मंत्री हैं माननीय जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जवाब दिया है कि सरकार का 8वां वेतन आयोग गठन करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई विचार नहीं। तमाम रेल के कर्मचारी जो अभी 1 जनवरी से 25% महंगाई भत्ता बढ़ गया, 50% से ऊपर हो गया, तो बहुत सारे भत्ते 25% बढ़ गए। लेकिन कई भत्ते आज भी 25% नहीं बढ़े, जिसमें कन्वेंस अलाउंस भी लोग बोल रहे हैं, रनिंग स्टाफ का माइलेज का मामला है, इनकम टैक्स से छूट दिलाने का मामला है, ग्रेड पे को रिस्ट्रक्चर कराने का मामला है। रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की रिपोर्ट धूल खा रही है। उस रिपोर्ट में हमारे ट्रैकमैन भाइयों को 4200 ग्रेड पे का पे स्ट्रक्चर मिलना है, उनके पदोन्नति के रास्ते खोलने हैं। सरकार का 150 गाड़ियां, 250 स्टेशन, रेलवे कॉलोनियां, रेलवे अस्पताल, आरपीएफ, इन सबको बंद करके बेचने की जो साजिश है, 11.5 लाख कर्मचारियों को 6.5 लाख पे ला करके रखने का जो उनका अंदरूनी इरादा है, इन सब से लड़ने का काम करना है। हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ के रेस्ट हाउस के मुद्दे अभी तक सुलझे नहीं, उनको रनिंग स्टाफ के हक दिलाने की जो मांग है वो अभी सुलझी नहीं। हमारे तमाम खाली पड़े पदों को भरने का कोई प्रयास भारत सरकार द्वारा किया नहीं जा रहा है। और इसके अलावा रेल कर्मचारियों की दैनंदिन समस्याएं हैं। उनके माता पिता को मेडिकल की सुविधा दिलाने का मामला है। भाई सुशांत ने कहा पास में एंट्री करानी है। आज सारी गाड़ियों में स्लीपर के कोच दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं। 3E लग रहा है, 3rd AC लग रहा है, 2nd AC बढ़ रहा है। बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, लेकिन रेल कर्मचारियों का पास आज भी केवल एक पास AC 3 टायर का दिया है 4200 ग्रेड पे के नीचे वालों का, बाकी सारे पास स्लीपर के हैं। और जब स्लीपर कोच नहीं रहेगा तो आदमी कैसे जाएगा? ये तीनों पास AC के कराने हैं। कराने नहीं कराने हैं? WCRAO, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इन समस्याओं से लड़ रहा है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और उसकी लीडरशिप रेल कर्मचारियों की समस्याओं से लड़ रही है। और बाकी की सारी यूनियनें WCRAO से लड़ रही है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से लड़ रही है। यही सच्चाई है, यही है ना? चाहे व्हाट्सएप खोलो, चाहे एक्स खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, पर्चे पोस्टर देखो या किसी की द्वार सभा सुनो, हर किसी के टारगेट में सरकार से लेके
डिवीजन जोन रेलवे बोर्ड में बैठे हुए अधिकारियों से लेके और सारे संगठनों से लेकर के सबके टारगेट में अगर कोई है तो वो लाल झंडा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। सरकार के रेल मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, एसोसिएशन को बुला के दबाव डाल रहे हैं, हमें समर्थन दो नहीं तो हम तुम्हारी मान्यता खत्म कर देंगे। उनके दबाव में, उनके डर में बहुत सारे एसोसिएशंस ने समर्थन का लेटर जारी कर दिया। अच्छा, लेटर तो जारी किया और अंदरूनी तौर पे अपने कैडर को कह दिया कि आपको तो जिसको वोट देना हो उसको देने का काम करना, हमारे लेटर पे मत जाना। हमने तो इनके दबाव में चिट्ठी पत्री जारी करने का काम किया। आप समझ रहे हैं ना? सबको पता है, पूरे माशरे में सबको पता है कि अगर भारत सरकार की निजीकरण की नीति से, रेल को बर्बाद करने की नीति से, रेल को बेचने की नीति से अगर कोई दो हाथ कर पाएगा, अगर कोई लड़ पाएगा, इस प्रवाह को अगर कोई रोक पाएगा, तो ये मादा केवल और केवल लाल झंडे में है, केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में और WCRU में है, और कोई इसके खिलाफ लड़ नहीं पाएगा। सरकार क्यों चाहती है कि यूनियन खत्म हो जाए? सरकार इसलिए चाहती है, सरकार इसलिए चाहती है कि सरकार को रेल कर्मचारी के चलाने में फायदा नहीं। सरकार को रेल जब ठेकेदार चलाएगा तब सरकार को फायदा होता है, ठीक है ना? एक कर्मचारी को 30,000 तनख्वाह दे करके, 40,000 तनख्वाह दे करके उसके रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद जीवित रहने तक की जवाबदारी सरकार पे होती है। और इस जवाबदारी से बचने के लिए सरकार चाहती है कि 50,000 तनख्वाह वाला आदमी नहीं होना चाहिए, 5-5 हजार वाले 10 आदमी उसकी जगह काम करें, जिनको हायर एंड फायर के तहत आज काम पे लगाओ, कल लात मार के बाहर कर दो, और वो अपनी कोई दावेदारी न कर पाए, कोई अपनी जिम्मेदारी न तय कर पाए। ये चाहती है सरकार, ये चाहती। बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुहाय सो भूप भानु सो हो। राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जैसा सूरज होता है। बरसत हरसत सब लखे, जब बारिश होती है सबको आनंद मिलता है, लेकिन जब वही सूरज अपनी तपन से, अपनी गर्मी से, तालाबों से, पोखरों से, समंदर से, नदियों से थोड़ा थोड़ा पानी खींच के ले जाता है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब बारिश होती है तो पूरे विश्व को, पूरे संसार को, पूरे हिंदुस्तान को उसका आनंद मिलता है। राजा ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। टैक्स की प्रथा ऐसी होनी चाहिए। आज कर्मचारी के खाते से हर महीने 20,000, 30,000 टैक्स उड़ा जा रहा, इसको कम कौन कराएगा? इसको ठीक कौन कराएगा? रेल की बनी रहे। लखनऊ में तेजस एक्सप्रेस चलाने का काम किया था, नहीं किया था? किसने बंद कराया? किसने ताला लगवाया उस तेजस पे? यही लाल झंडा, यही WCRU, यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। इसलिए सरकार चाहती है, और न केवल सरकार, न केवल वर्तमान सरकार, सारी राजनीतिक पार्टियां, उन्हें भी मालूम है कल कांग्रेस की सरकार आएगी, परसों कम्युनिस्टों की आएगी, किसी दिन सपा की आएगी, सबकी सरकारें आएंगी। तो वो चाहते हैं अपने अपने झंडे के नीचे की यूनियनें खड़ा करो, उनको खूब पैसा दो, पर्चे, पोस्टर, बैनरों की बाढ़ लगा दो राजनीतिक पैसों से, लेकिन किसी भी कीमत पर रेल कर्मचारी को गुमराह करके, लाल झंडे के वोट काट करके अपनी राजनीतिक पार्टी के यूनियनों को खड़ा करने का काम करो। ये कोशिश जारी। क्या आप लोग इस कोशिश को कामयाब होने देंगे? क्या बोलिए? रेल कर्मचारी को अपना भविष्य पता है। रेल कर्मचारी जो पढ़ा लिखा है उसे मालूम है, उसे पता है कि ये चुनाव उसका भविष्य की दिशा तय करने वाला है। ये चुनाव जीवन और मृत्यु का चुनाव है। आपको जीवन चुनना है या मृत्यु चुननी है, ये फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है। रहा सवाल OPS, UPS, NPS,
और ये तमाम मुद्दों का, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, समुद्र मंथन हुआ था, ये सब ने अपने पोस्टरों में लगाए। एक को नहीं पता क्या होना है और क्या कैसे करना है, कैसे लड़ना है, किसी को नहीं मालूम। सब धोखा दे रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बताने की बात कर रहा हूं, आप लोगों को बताइएगा। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। मंदराचल को मथानी बनाई गई, बासुकी को रस्सी बनाया गया, और समुद्र मंथन जब हुआ तो उस मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। रत्न नहीं निकले, रत्न नहीं निकले, क्या निकला? हलाहल विष निकला सबसे पहले। रत्न तो बाद में आए, पांचजन्य शंख आया, ऐरावत हाथी आया, कल्प वृक्ष आया, कामधेनु गाय आई, ये सारे रत्न बाद में आए। रंभा आई, लक्ष्मी आई, और सबसे अंत में अमृत आया। और उस हलाहल विष को देख करके पूरी धरती के प्राणी डर गए, त्राहि त्राहि होने लगी। इतना जहर निकला, कोई लेने को तैयार नहीं, कोई संभालने को तैयार नहीं। तब उस हलाहल विष को पीने का जिम्मा भगवान भोलेनाथ शंकर को मिला, जिन्होंने उस हलाहल विष को पी तो लिया लेकिन गले के नीचे नहीं जाने दिया, इसलिए उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ हुआ। नीलकंठ हुआ। 20 सालों से यह मंथन चल रहा था, 2004 से लेकर 2024 तक यह समुद्र मंथन, और इस मंथन में सारे लोग लगे थे। और इस मंथन में एनपीएस के बाद जो ये हलाहल जहर निकलने का काम हुआ है, यूपीएस के नाम से, इस हलाहल जहर को पीने का जिम्मा उसी शिव ने लिया, शिव गोपाल मिश्रा ने लिया। और लोग संघर्ष करो, शिव नाम के उसी आदमी ने इस जहर को पीने का काम किया है। कितने आरोप, कितने प्रत्यारोप, झूठी बातें। राज्यसभा का टिकट चाह रहे हैं, लड़के को विधायक की टिकट के लिए समझौता कर लिया, सरकार की गोदी में बैठ गए। ठीक है, चुनाव का समय है, खूब झूठ बोलिए, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस हलाहल जहर के बाद अमृत काल भी आएगा, रत्न भी निकलेंगे। और आप भूखे हो, आपको भूख लगी है, पिछले 20 सालों से 4 रोटी मांग रहे हो पेंशन के रूप में सरकार से, और सरकार कह रही है अब इस मंथन के बाद कि हम आपको 3 रोटी देंगे, खाना हो तो खाइए और नहीं तो भूखे मर जाइए। क्या करेगा बुद्धिमान आदमी और विद्वान आदमी? 3 रोटी लेके पेट में डालेगा, एनर्जी प्राप्त करेगा, और चौथी रोटी की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। यही करेगा। या केवल 1 रोटी के लिए भूखा मर जाएगा? बोलिए, क्या करेगा? 3 रोटी खाएगा, उसी रोटी से ताकत प्राप्त करेगा पेट में, और उसी ऊर्जा से लड़ाई लड़के चौथी रोटी भी लेने का काम करेगा। यह होती है 100 साल की लीडरशिप, 100 साल का ट्रेड यूनियन। क्या बचा है? 10% पैसा जो कट रहा है, ब्याज सहित निकाल करके सरकार की हलक से रिटायरमेंट के समय आपके खाते में बिना इनकम टैक्स काटे चार्ज डालने की जवाबदारी और जिम्मेदारी ऑल इंडिया रेलेवेंस फेडरेशन की है, सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की। क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नाम था, तब भी लक्स साबुन आता था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया कंपनी का नाम, तब भी लक्स साबुन आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? ओपीएस हो, एनपीएस हो, पीपीएस हो,
जीपीएस हो, यूपीएस हो, जिस भी नाम से हो, हमें तो हमारा कटा हुआ पूरा पैसा ब्याज सहित चाहिए, 50% पेंशन चाहिए, उसमें महंगाई भत्ता चाहिए और परिवार को फैमिली पेंशन चाहिए। यही है ना। और आज कोई रिटायर नहीं हो रहा। 2004 से लागू हुई है। 30 साल की उम्र में बच्चे आए हैं, 30 साल नौकरी करेंगे, 2034-35 से पहला रिटायरमेंट शुरू होगा। होगा नहीं होगा? होगा। इस बीच में जो रिटायर हो गए, या तो एक सर्विसमैन थे, या वो अनुकंपा नियुक्ति में देर से आए थे, या वो कुली से आए थे, उनको एनपीएस में 1200, 1300, 1500, 800 पेंशन मिला करती थी। हमारे कार्यालय में 11 साल नौकरी करके रेलवे की 1523 रुपए पेंशन पाने वाला कर्मचारी 1523 रुपए नामदेव काम करता है। कभी आ जाना, देख लेना। अभी आया नहीं तो ले आते, आपके सामने खड़ा करते। 1523 रुपए पेंशन बनी रेलवे से। अभी यूपीएस आ गया। यूपीएस में ऑप्शन देगा 1 जनवरी को 15,575 रुपए पेंशन बनेगी। जब 1523 रुपए पेंशन बनी ना, रिटायर हुआ, तो बच्चे साथ छोड़ के चले गए थे। बच्चे साथ छोड़ के चले गए। अकेले पति पत्नी रह रहे थे 1523 रुपए में। और जैसे ही पता चला कि यूपीएस आ गई, अब 15,575 रुपए पेंशन बनेगी, बच्चे अब उसको ससम्मान घर बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? मिनिमम 10,000 पेंशन फिक्स हो गई। मिनिमम 10,000, उसके ऊपर जितनी नौकरी उतनी पेंशन। तो इस हलाहल विष के बाद अमृत काल आएगा, अमृत निकलेगा। चिंता नहीं करना युवाओं, एनपीएस में आने वाले साथियों, बेफिक्र रहना। ये लाल झंडे का वादा है। आपका एक एक पैसा जो कटेगा, उसको ब्याज सहित आपके खाते में डलवाने का काम ये लाल झंडा करेगा, ये WCRA करेगा। और एक बात नोट कर लेना, जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर नोट करना। जितने लोग ओपीएस के दावे कर रहे हैं आपको गुमराह करने के लिए, जितने लोग हैं, इसको नोट किए रखना। आगे भी चुनाव होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आखिरी चुनाव है रेल का। आगे भी चुनाव होंगे, आगे भी यूनियनें चलेंगी, आगे भी सिस्टम चलेगा। नोट किए रहना और 5 साल बाद इनसे जवाब जरूर पूछना, सवाल जरूर करना। आपने वादा किया था, क्या हुआ? पूछोगे नहीं पूछोगे? याद रखना इस बात को। मैं फिर याद दिलाऊंगा, मेरा भी रिटायरमेंट 2034 में ही है। इतनी जल्दी रिटायर नहीं हो रहा हूं अभी। मैं आपको याद दिलाऊंगा, चिंता नहीं करना। रहा सवाल चुनावों का, तो आप तमाम लोगों ने, युवाओं ने, क्या कहा गया था 26 जून के चुनाव में? बिना गारंटी के लोन दे देंगे, बिना ब्याज के लोन दे देंगे, सब ऑनलाइन कर देंगे, श्योरिटी हटा देंगे, एटीएम खोल देंगे, आपको फ्री में वाहन लोन, मकान लोन, जितना लोन लेना हो ले लो, लौटाना भी नहीं, वापस मत करना। बस एक बार मुझे सोसाइटी का मालिक बना दो। तो क्या कर्मचारी इतना बेवकूफ समझ रखा है आपने? क्या किया लोगों ने? क्या किया? पूरे 29 की 29 सीटें लाल झंडे के खाते में डालने का काम किया। वैसे ही झूठे वादे फिर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आपको घर में बैठे रहोगे, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, तनख्वाह दिला देंगे। आपको बिना काम किए वेतन भुगतान होगा। आपको सारा कुछ ओपीएस भी मिल जाएगा। 2 साल नौकरी करो, सारा कुछ मिल जाएगा। इस तरह के लोग आपके बीच में वादे कर रहे हैं। लेकिन लाल झंडा बहुत क्लियर, बहुत साफ सुथरी बात कर रहे हैं। जम्मू से लेकर के, चिनाब से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, इस देश में 3 करोड़ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जिम्मा भारतीय रेल के 11 लाख कर्मचारियों के कंधों पर है।
है नहीं है? रेल की पटरी को मेंटेन करने का जिम्मा हमारे आपके कंधों पर है नहीं है? हम 8 घंटे ईमानदारी से जी जान लगा करके रेल का काम करेंगे, क्योंकि केवल रेल का काम नहीं है, इस देश का काम है, देश की प्रगति का काम है, राष्ट्र का काम है। ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हमारे हक और हकूक पर कोई डाका डालने का काम करेगा तो उससे टकराने की हिम्मत, ताकत लाल झंडे के लोगों में है, और लाल झंडे का कामरेड उससे टकराने का काम करेगा, अपने हक और हकूक को, रेल को सुरक्षित रखने का काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? और यह तब होगा जब लोकतंत्र में ताकत वोट में होती है। किसमें होती है? वोट में होती है। रेल कर्मचारी व्हाट्सएप का आनंद तो लेगा जो मैसेज फेंक रहे हो, लेकिन वो जानता है कि रेल का भविष्य, देश का भविष्य और हमारा भविष्य अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो ये 100 साल पुराना संगठन है, यही रख सकता है। इसलिए वोट वो लाल झंडे को करेगा, किसी भी कीमत पर वोट लाल झंडे को करेगा। आपके गुमराह होने से, गुमराह करने से वो गुमराह होने वाला नहीं है। हंगामे तफरीह से हिफाजत नहीं होती, रोटी के लिए घर में कयामत नहीं होती। गद्दारों पे करना है बेकार भरोसा, गद्दारों से मजदूर हितों की हिफाजत नहीं होती। अब क्या पैंतरा बदल लिया? अब क्या कर रहे हैं? जब देख लिया कि पूरा माहौल लाल झंडे के पक्ष में है, तो अब दूसरे तरीके से, भैया लाल झंडे वाले तो जीत ही रहे हैं, एक वोट हमें भी दे देना, ठीक है? यानी वोट खराब कर देना। इस चुनाव में एक ही वोट डालना है, ध्यान रखना, एक ही वोट, एक ही मुहर लगानी है, 2 मत लगा देना गलती से, नहीं तो वोट खराब हो जाएगा। मैंने सुना गैया की पूंछ पकड़ा रहे, गौ माता की पूंछ पकड़ो, कसम खाओ कि वोट दोगे बैतरणी पार कराएगी, ऐसा करने लगे अब। अरे गाय हमारी माता है बेशक, लेकिन कौन सी गाय? जो हमारे घर में है, जिसका हम दूध खाते हैं, हमारे बच्चे दूध खाते हैं, वो गाय नहीं जो चुनाव के समय में निकली, दूध उधर दे गई और गोबर हमारे घर में कर गई। तो खून बहाया रेल की खातिर, और भंवर फंसी उनकी नैया है, और मजदूरों ने जो सींची बगिया चरती अफसर की गैया है। तो ये गैया अफसरों की गैया है, आपका बगीचा चढ़ जाएगी और आपके खाते में केवल गोबर कर जाएगी। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, हम पलटू राम नहीं, पलटू राम नहीं है, बहुत क्लियर कट बात है। अगर आज चुनाव के समय में कोई हलाल बीज निकला है तो उसे हम पीने को तैयार हैं, उस चाय को हम पीने को तैयार हैं। लेकिन मोदी जी के बगल में फोटो खिंचवा के, समोसे और चाय खा के और उनसे वादा करके और बाहर निकल के बोल दे ओपीएस से कुछ कम मंजूर नहीं, ये चलने वाला नहीं, ये चलने वाला नहीं। बात बहुत क्लियर है। अगर ओपीएस लेके आए हैं, अगर यूपीएस लेके आए हैं, तो ओपीएस भी लेके आएंगे और आपके खातों में दिलाने का काम करेंगे, यही वो लाल झंडा। हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन झूठ बोल करके लोगों से वोट मांगने का काम नहीं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं, यहां खड़े हुए भाइयों और बहनों, आप लोग WCRU की आवाज बनिए, आप लोग लाल झंडे की आवाज बनिए। एक ही समस्या नहीं है, एक ही मुद्दा नहीं है, और ना एक ही बात है। डेली टू डेली, रोज के रूटीन में आने वाली समस्याएं हैं। जिसका बेटा मर गया, पत्नी मर गई, नातिन मर गई, उसको कह रहे हैं कि बेटे के लिए विधायक की टिकट मांग रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो आदमी 51 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का नेशनल काउंसिल JCM का सेक्रेटरी हो, उसको कह रहे हैं राज्यसभा की टिकट मांग रहे हैं। अरे राज्यसभा के किसी भी सांसद से बड़ा आदमी है वो, राज्यसभा की टिकट क्या मांगेगा? तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। और बात करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं युवाओं को, नए बच्चों को, और उन्हें पता नहीं है ये नए बच्चे सब RRB RRC फाइट करके आए। इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, इनको गुमराह नहीं कर सकते। ये आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे भले ही, लेकिन जब वोट डालने की बारी आएगी तो ये उसी सशक्त यूनियन को चुनेंगे जो उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करेगी। इसलिए साथियों,
और अगर इस पूरे मासरे में अगर मान लीजिए हमारे किसी कार्यकर्ता से, किसी भाई से, किसी साथी की गलती से आपके मन में कोई पीड़ा है, कोई नाराजगी है, मैं आपसे उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूं। उसे दिल और दिमाग से निकाल देना। आह नहीं कि चाहे जिधर मोड़ दीजिए, शीशा हो मुड़ तो सकता नहीं, तोड़ दीजिए। यूं तो आते ही रहते हैं कितने पत्थर घर के रास्ते में, हाल इसका ये नहीं कि घर छोड़ दीजिए। हाल इसका ये नहीं कि घर छोड़ दीजिए। अगर कोई दिक्कत आई है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई समस्या आई है, तो आप उस गुस्से को हमारे ऊपर उतार लेना, भाई रोमेश के ऊपर उतार लेना, लेकिन उस गुस्से को बैलेट पेपर पे मत उतारना। बैलेट पेपर आपके भविष्य का बैलेट पेपर है, रेल के भविष्य का बैलेट पेपर है। आपको सुरक्षित रखने का चुनाव है, ये आपके भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तुम केवल युद्ध करो, सफलता और असफलता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं, लग जाइए फील्ड में। जो लोग गुमराह हैं उन्हें समझाने का काम करिए। ये कट कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड वालों को समझाने का काम करिए। क्या होता है व्हाट्सएप में, क्या होता है? इधर से मारा कट, इधर से मारा कॉपी और उठाया, और चूंकि फ्री में है, देर दनादन कहीं भी भेजे जा रहे हैं। ना कोई पढ़ रहा है, ना उन मैसेज का कोई उद्देश्य है। मैं आप लोगों से ये कहता हूं, हंगामे तफरीह से हिफाजत नहीं होती। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपाशते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपाशते, तेन त्यक्तेन भुज्जी था योगक्षेम महाम्यहम्। आप चिंता मत करिए, जो मिला है उसे बचाना और जो नहीं मिला है उसे दिलाना, ये दोनों काम योगक्षेम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन करेगा, WCRU करेगा, लाल झंडा करेगा। ये आगे नामदेव जी सामने खड़े हैं। कितनी पेंशन मिलती है? 1539 रुपये। 1539 रुपए। कितनी नौकरी की? 11 साल, 11.5 साल। अब कितनी बनेगी जितना कैलकुलेशन में बताया है? 18,000 रुपये। सुन लिया? एक आदमी 1539 रुपए पर गुजारा कर रहा था। बच्चे छोड़ के चले गए कि नहीं? चले गए साहब। अब वापस बुला रहे ना? बुला रहे ना? नहीं बुला रहे। हाँ, तो अब आपको जैसे ही पेंशन मिलेगी वैसे क्या करेंगे? नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे आपको। आप नहीं बुलाना, ये कह रहा हम। मैं नहीं बुलाऊंगा। सुन लिया? सुन लिया ना? कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और जो नहीं हुआ है वो दिलाने का काम लाल झंडा करेगा। चिंता मत करना। तो आपको सिर्फ अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। चिंता नहीं करना। आप लोगों को, कई लोग आते हैं आपके माशरे में, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो थक हार के न बैठना है कामरेड, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है? और आरोप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं जिन्होंने नाखून नहीं कटाया, जिनके माथे पर ऐसे पसीने की बूंदें कभी छलकी नहीं, वो कहते हैं हम OPS दिला देंगे। वो कहते हैं लाल झंडे ने गद्दारी की, वो कहते हैं लाल झंडे ने ऐसा किया, लाल झंडे ने वैसा किया। इस देश की आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे रणबांकुरे फांसी के फंदे को चूम गए, वैसे लाल झंडे के तमाम रणबांकुरों ने गोलियां खा करके आपको ये महंगाई भत्ता, ये पे कमीशन और ये तमाम चीजें दिलाने का काम किया है। ठीक है ना? तो ये लड़ने का मादा WCRU में, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में। लेकिन हां, अगर आपके जीवन में उपलब्धि है तो उसका क्रेडिट अगर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को है, WCRU को है, कॉमरेड मुकेश गालक को है, तो निश्चित रूप से जो कमियां रह गई हैं उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। ऐसा नहीं है, हम वाले नेता नहीं है कि ये नहीं हुआ,
ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार लाल झंडा है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये मिल गया, इसके लिए जिम्मेदार हम। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर आज 1 रुपए तनख्वाह से बढ़ा करके आज 18,000 के बेसिक पे लाने का काम इस लाल झंडे ने किया है, तो निश्चित रूप से अगर कोई कमी रह गई है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी हमारी है, और उसे ठीक कराने का काम भी हम ही करें, कोई और नहीं करेगा। अगर आज आप लोग बताइए ईमानदारी से, आज अगर सरकार ने यूपीएस देने का काम किया, अगर यूपीएस में बातचीत करके इतना हल न निकाल के बाहर चले आते नाराज होके, आज नामदेव को 1500 से 18,000 पेंशन मिलती? नहीं मिलती। और चले आते तो यही पोस्टर लगाने वाले अपने पोस्टरों में लिखते कि सरकार पेंशन दे रही थी, लाल झंडे वालों ने नहीं लिया। यही कहते नहीं कहते? तो ये आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन सामने सिर पे चुनाव है। आपकी बगिया में अच्छे फूल खिलते रहें, आपकी बगिया में अच्छे फल लगते रहें, और जब आपके पेड़ पर अच्छे फल लगेंगे तो पत्थर भी लोग उसी पेड़ पे मारेंगे नहीं मारेंगे? अभी दिवाली की सफाई कर रहा था, 2 पंखे घर में लगे, एक सोफे के ऊपर जहां हम लोग बैठते हैं और एक किनारे लगा जहां कोई नहीं बैठता। जो रातों दिन चल रहा था, हवा दे रहा था, आनंद दे रहा था, उस पंखे पे बहुत धूल जमी थी। और जो आराम कर रहा था पूरे साल, केवल पोस्टर में आता है, चुनाव में आता है, उस पर इतनी सी भी धूल नहीं थी। तो घरवाली ने कहा मेरे से, बोले देखो ये पंखा कितना साफ सुथरा और ये देखो कितना गंदा है। तो मैंने कहा साल भर इसकी हवा का आनंद लिया, साल भर इससे मेहनत कराई, घूम घूम के चलता रहा, अब इसी को गंदा कह रही हो, और जो आराम करता रहा उसको साफ कह रही हो। तो जो चलेगा, जो हवा देगा, जो आपको जीवन देगा, उसी पे धूल मिट्टी पड़ेगी, उसी पे पड़ेगी ना, किसी और पे पड़ेगी। और जो चलेगा ही नहीं, पैटी पैक रहेगा, एकदम पेटी पैक, उस पे कोई धूल मिट्टी पड़ेगी क्या? तो इसलिए ये धूल मिट्टी आई है। आपके बगीचे में अच्छे फूल खिले, आपके उपवन में अच्छे अच्छे फल खिले निकले, लहलहाता हुआ बगिया रहे, पे कमीशन मिले, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट आए, हमारे आर्टिजन भाई जो 26% पे बुक हो गए हैं, 4200 ग्रेड पे एमसीएम में, उनके लिए 4600 का रास्ता खुले। हमारे ट्रेडमैन भाई जो 2800 में ब्लॉक हो गए हैं, उनको 4200 का रास्ता खुले। हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ जिसके जीवन में केवल यात्रियों से लड़ना भिड़ना FIR के अलावा कुछ नहीं है, उसके जीवन में कुछ उपलब्धियां आए, उसको कुछ आराम मिले, उसके जीवन में भी जो दिक्कतें हैं वो ठीक होने का काम हो। हमारा रनिंग स्टाफ जिसके आज तक सीलिंग की लिमिट नहीं बढ़ाई गई माइलेज की, वो बढ़ने का काम हो, जो CVDT में पेंडिंग है। 25% माइलेज के रेट बढ़े हैं, ग्रेड पे का स्ट्रक्चर बढ़े, ALP को 2800 मिले, लोको पायलट को 4600 मिले, बचे हुए लेफ्ट ओवर कैटेगरीज को, जो 9 कैटेगरी बच गई हैं, उनको 4800 और 5400 का लाभ मिले। जो सुपरवाइजर आज की तारीख में 4800 और 5400 में पहुंच गए हैं, उनको 2 साल में 4800 से 5400 से 6600 और 4800 से 5400 का लाभ मिले। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई तब सफल होगी जब आप लोग साथ दे करके आने वाले 4 और 5 तारीख को निश्चित रूप से चुनाव में लाल झंडे को सपोर्ट करने का काम करेंगे। हमारे TRM ऑफिस के कर्मचारी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, उनके लिए हम लोगों ने कितना काम किया, झूठी बातें करके, झूठे अफवाह करके आज केबिन बन रहे हैं। AC लगवाने का काम करेंगे, AC लगवाने का काम करेंगे इसी TRM ऑफिस में। आनंद लेंगे आप लोग, देखिएगा, ये वादा है WCRU का, वादा है। 3 साल से तीन साल से आइटम लेके चल रहे हैं। सीनियर डी जनरल थे मनोरिया साहब,
बोले एसी नहीं लग सकता। हमने कहा मनोरिया साहब आइटम चलता रहेगा, आप चले जाओगे कोई दूसरा सीनियर डी आएगा वो लगाने का काम करेगा, आइटम क्लोज नहीं होगा। आज 2 केंद्रों में काम चल रहा है, बाकायदा एसी लगवाने का काम करेंगे। सीनियर डी जनरल आए श्री राम बदन मिश्रा जी, उन्होंने कहा आप लड़ते रहो, चिंता मत करो, एसी लगेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। यही साइकिल स्टैंड है सामने, लाइट नहीं थी, हमारे राव साहब लड़ते रहे, कहते रहे, चिट्ठी लिखी, लड़ने का काम किया, और जब लाइट लग गई तो एक ने अपना वो डाल दिया, हमने हमारे चिट्ठी लिखने से लाइट लग गई। ऐसा होता है, ऐसा गुमराह करने का काम करते। हमारे डीआरएम ऑफिस के जो कर्मचारी है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, हमारे स्टोर के लोग हैं, मैकेनिकल के लोग हैं, इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, उनकी तमाम लड़ाइयों को लड़ करके और आपके आशा के अनुरूप सफलता दिलाने का काम ये लाल झंडा करेगा। सभी को समय पे पदोन्नति मिले, एमएससीपी मिले, अनुकंपा नियुक्ति में देरी ना हो, स्पाइड में निकाले गए तमाम लोग को, पायलटों को वापस नौकरियों में लाने का काम करना है। इन तमाम मुद्दों पर सफलता तब मिलेगी जब आप आने वाले 4 और 5 तारीख को भरपूर जो है अपने आशीर्वाद से और प्यार से लाल झंडे की झोली को भरने का काम करेंगे, दामन को भरने का काम करेंगे। आपकी बगिया में अच्छे फूल खिले, अच्छे फल लगे, इसका सतत प्रयास लाल झंडे का रहता है। आज इसी से सोसाइटी में आपने जितवाने का काम किया। ये डायरेक्टर है हमारे प्रहलाद जी, किसके लिए खड़े नहीं रहते, कब खड़े नहीं रहते, हमेशा इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार रेल कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे रणबांकुरे आपके बीच में हैं, तो चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। आपकी बगिया को जब माली सींचता है तो कुछ पुरानी शाखाओं को काटता है, कुछ फूल पत्ते जो पुराने हो चुके होते हैं वो झड़ते हैं, गिरते हैं, नहीं गिरते हैं। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। लोग इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे नहीं लगा रहे। समझौता कर लिया, गोद में बैठ गए, टिकट मांग रहे हैं, सब खुलासे होंगे, चिंता मत करो, सारे खुलासे होंगे, सारे पार्ट आएंगे। मजदूरों का कितना पैसा खाया है, कितना गबन किया है, कितना भ्रष्टाचार किया है, कितना निष्कलंक हो, यूनियन को वोट कैसे किस आधार पे दोगे, क्या मानक है आपका? नेता, नीति, नियत, चाल, चेहरा और चरित्र, ये 6 चीजें हैं। नेता, नीति और नियत, चाल, चेहरा और चरित्र, ये 6 चीजें हैं। आप नेताओं की तुलना कर लीजिए, फेडरेशन से, हेडक्वार्टर से, डिवीजन से। एक तरफ कामरेड मुकेश का अलग महामंत्री, मैंने उस आदमी को कभी सोते नहीं देखा, रातों दिन रेल कर्मचारियों की सेवा में लगे रहते हैं। इस गाड़ी से उतरे उस गाड़ी में, उस गाड़ी से उतरे उस गाड़ी में, घर कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। रातों दिन जो आदमी हर निश सेवा में है, रेल कर्मचारियों के लिए लगा रहता है। एक ऐसा हमारा महामंत्री है, और एक दूसरी तरफ आप देख लो, एक दूसरी तरफ डिवीजन के डिवीजन के नेता हैं। आप तुलना कर लो, एक तरफ हमारे मंडल सचिव हमेशा रेल कर्मचारियों के लिए उनके दुख दर्द में खड़े रहते हैं, खून दिलाना हो, अस्पताल जाना हो, मौत में जाना हो, मिट्टी में जाना हो, बर्थडे में जाना हो, रिटायरमेंट पार्टी में जाना हो, कहां नहीं पहुंचते बताइए? सभी जगह पहुंचने का काम करते। एक उधर है मंडल सचिव, कभी दिखते हैं क्या? कभी दिखे? कभी नहीं दिखे। नेताओं की तुलना कर लो, नीति की तुलना कर लो, नीति बहुत स्पष्ट है। WCRU की नीति है ग्रास रूट से जो समस्या आएगी, पैराशूट से नहीं, ग्रास रूट से जो आदमी समस्या लेके आएगा उस समस्या के लिए लड़ना, यह WCRU की नीति। और यह झंडा किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही तब ओपीएस नहीं बोला, अब कांग्रेस की सरकार चली गई तो ओपीएस ओपीएस से लाने लगे। ठीक है ना? यह नीति नहीं है हमारी। हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। नियत केवल और केवल रेल कर्मचारियों की सेवा करने की, किसी और की सेवा करने की नहीं। केवल रेल कर्मचारी, अफसरों की सेवा करने की नहीं कि गैया दूध देने अफसर के बंगले में जाएगी, गोबर करने आपके यहाँ आएगी, ये वाला काम नहीं है। केवल और केवल रेल कर्मचारी की सेवा, ये हमारी नीयत है। चाल, चेहरा, चरित्र, कुछ बात करने की जरूरत है क्या? इस पर आप लोग सब देख ही रहे हो।
चाल चेहरा चरित्र कैसा है, कोई गबन का आरोप नहीं लाल झंडे पे, कोई 76 लाख 78 लाख की बात नहीं कर सकता, 1 रुपया नहीं। और आज राजनीतिक पार्टियों के इतने पैसों से इतने पोस्टर बैनर लग रहे हैं, कम्युनिस्ट वाले दे रहे हैं शेर छाप वगैरह वगैरह, और ये जितने जंगली जानवर हैं सब उतार दिए चुनाव में। शेर, लकड़ी, सियार, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कुकुर सब आ गए, सब चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव चिन्ह चुनने में भी आप ध्यान रखना, ये लैंप लोगों को रोशनी दिखाता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, जीवन में प्रकाश लाता है। इस लैंप में खूब जो है जबरदस्त रोशनी देने का काम करना। चमन को सींचने में पत्तियां को छड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा करे इस चमन की रहनुमाई का। जानवर तो वैसे भी तो मेरे साथियों, व्हाट्सएप से बाहर निकलकर अपने भूत भविष्य वर्तमान को देखते हुए आने वाले चुनाव में, चुनाव का मकसद है 1 इंडस्ट्री 1 यूनियन। चुनाव का मकसद है 1 इंडस्ट्री 1 यूनियन। ये 2 नहीं, ये 3 नहीं, एक उद्योग में 1 यूनियन, यही नारा है हमारा। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि WCR के अंदर काम करने वाला कर्मचारी ये तय कर चुका है कि एक उद्योग में 1 ही यूनियन रहेगी। अच्छा, आप कहने लगे अरे यार 2 यूनियनों का होना बहुत जरूरी है, पक्ष विपक्ष होना बहुत जरूरी है। कह रहे नहीं कह रहे? अरे क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी भाई? भारत में सरकार एक, न्यायालय एक, सर्वोच्च न्यायालय एक, चीफ जस्टिस एक, तो एक इंडस्ट्री में 1 यूनियन क्यों नहीं हो सकती? 2 की क्या जरूरत है? भ्रष्टाचार करने के लिए, कर्मचारियों के चंदे का पैसा खाने के लिए, इसके लिए 2 की जरूरत है? दलाली के लिए, ठुमके लगाने के लिए, इसके लिए जरूरत है? नहीं, इस बार एक उद्योग में 1 यूनियन होगी, और वो लाल झंडे की होगी, WCRU की होगी, किसी और की नहीं होगी। चाल चेहरा चरित्र, नेता नीति नियत काम, इन सब को देखते हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस नारे को याद करते हुए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष का मादा अगर किसी में है तो केवल और केवल इसी यूनियन में है, और राजनीतिक पार्टी की किसी भी यूनियन में नहीं है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, युवाओं आगे बढ़ो, युवा शक्ति और महिला शक्ति मिलकर के इस चुनाव में एक उद्योग एक यूनियन लाने का काम करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को इनकलाबी लाल सलाम पेश करता हूं। आपने इतनी देर तक सुना, और आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, रेल कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलाओ